हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग इंडिया रशिया रिलेशनशिप। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ट्रम्प को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि इंडिया रशिया का चीप ऑयल खरीदे, बट इसके पीछे काफ़ी बैक स्टोरी है। मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्चुअली जो इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप है उसके पीछे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और क्या क्या रीजन्स है। सो पहला जो रीज़न है वो है हिस्टोरिकल लेट्स से पॉइंट्स। तो अगर आपको याद होगा कि 1947 में इंडिया जब आज़ाद हुआ था उसके बाद इंडिया के पास कोई ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ थी नहीं, तो उस समय रशिया ने हमें हेल्प किया था हैवी इंडस्ट्रीज़ और माइनिंग टाइप के इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और वो एक्चुअली बेस बनता है फॉर डेवलप्ड इंडिया और डेवलपिंग इंडिया एटलीस्ट। ठीक है, तो वो तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है रिगार्डिंग यूएन रेजोल्यूशंस और उसको किस तरीके से रशिया वीटो करता था। अगर आपको याद होगा तो 1948 में पाकिस्तान और इंडिया का एक वॉर हुआ था जिसके ऊपर यूएस ने और बाकी सारे कंट्रीज़ ने यूएन में ये जाके कहा था कि कश्मीर के एरिया में यूएन के फोर्सेस डिप्लॉयड होने चाहिए। ये चीज़ ऑब्वियसली इंडिया के अगेंस्ट जा रहा था, पर इंडिया के पास इतना पॉलिटिकल पावर नहीं था कि इसके लिए कुछ वो कर सके, तो उसने रशिया से हेल्प मांगी और रशिया ने उन जो रेजोल्यूशंस थे यूएन में उसको वीटो कर दिया। सेकेंड टाइप ऑफ रेजोल्यूशन तब आया था जब इंडिया गोवा चाहता था पोर्टुगीज से, क्योंकि उस समय पोर्टुगीज कंट्रोल के अंदर था गोवा। तो इंडिया ने अपने ऑपरेशंस किए, लेकिन इस चीज़ के अगेंस्ट यूएस और बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज यूएन में पहुंच गए और इस चीज़ को पूरा वीटो करते रशिया ने बोला कि जो भी चीज़ कर रहा है इंडिया वो करने दिया जाए। थर्डली अगर आपको याद होगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 1972 में जब बांग्लादेश को आज़ाद किया गया था। ऑब्वियसली यूएस और बाकी सारे कंट्रीज़ पाकिस्तान इंक्लूडेड उन्होंने बहुत सारे चीज़ें अपनाई थी वहाँ पे यूएन में और बाकी जगह भी, ताकि ये चीज़ ना हो पाए, दैट इज़ बांग्लादेश लिबरेट ना हो पाए। लेकिन उस समय अगर आपको याद है रशिया विच इज़ दैट टाइम वाज यूएसएसआर, उन्होंने अपने आप को वहाँ पे रखा और ये भी इंश्योर किया कि बांग्लादेश आज़ाद हो सके, और अपने मिलिटरीली भी उन्होंने काफ़ी हेल्प किया था। सो ये एक रीज़न है विच इज़ द हिस्टोरिकल फैक्ट्स। बट जो सेकंड रीज़न है वो है डिफेंस कोऑपरेशन। आपको ये समझना पड़ेगा कि रशिया हमेशा से ही इंडिया के लिए एक टॉप डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था। मतलब रशियन वेपन्स इंडिया में काफ़ी पहले से सेल हो रहे थे और इंडिया यूज़ कर रहा था उनको, लेकिन हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि इस चीज़ को यूएस ने उठाया है। पर आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया का आज से नहीं, काफ़ी समय से ये वेपन्स के इम्पोर्ट चल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज भी इंडिया सबसे ज़्यादा वेपन्स रशिया से ही लेता है, और ये भी याद रखना पड़ेगा कि इतना आसान नहीं है ये टाइप का रिलेशनशिप को सडनली ब्रेक कर देना, क्योंकि आज भी जो वेपन्स लेते हैं उसके जो इंडिया वेपन्स लेता है रशिया से, उसको रिपेयर करना और उसके जो भी पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो रशिया से ही आते हैं। हाँ, ये डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है कि रशिया के जो वेपन्स हैं अब उस ग्रेड के नहीं रहे, और यूक्रेन वॉर में हमने ये भी देखा है कि उसके वेपन्स अब ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं रह रहे हैं और उसको एक डिसाइसिव विक्ट्री की तरफ नहीं लेके जा पा रहे हैं। बट वी स्टिल नीड टू कीप इन माइंड कि हम आज भी उसके मोस्ट ऑफ द वेपन्स यूज़ करते हैं। ये सही बात है कि हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, अब इसराइल से, फ्रांस से, यूएस से भी हम काफ़ी सारा वेपन्स ले रहे हैं। एट द सेम टाइम हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दीज टू थिंग्स आर ट्रू, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके का वेपन्स रशिया आज भी देता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो मोस्ट ऑफ द वेपन्स के सोर्स कोड, और एटलीस्ट सोर्स कोड नहीं तो अपने फाइटर जेट्स के सोर्स कोड वो देने को तैयार है फॉर देयर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, और जो बाकी के वेपन्स भी होते हैं, बाकी के टेक्नोलॉजीज भी होते हैं, वो काफ़ी ईजिली शेयर कर देता है, जो कि यूएस कभी भी नहीं करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई नीड यू टू कीप इन माइंड। अब जो थर्ड पॉइंट है ना, इट्स रिगार्डिंग द जियोपॉलिटिकल पोजिशनिंग। आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग जो जनता है, जो कि इंग्लिश जानती है, बोल सकती है, वो जो मीडिया कंज्यूम करती है, स्पेशली द न्यूज़, वो वेस्टर्न होता है। और क्योंकि वेस्ट रशिया को एक एनिमी मानता है, तो हम भी ये पढ़ते पढ़ते ऑलमोस्ट सबकॉन्शियसली सीख जाते हैं या फिर समझ लेते हैं कि रशिया एक एनिमी है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को पूरे न्यूट्रल व्यू में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा नुआंसेस हैं यहाँ पे। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि रशिया को बहुत ज़्यादा ही बुरा लाइट में दिखाया जाता है, क्योंकि हम ही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वेस्टर्न न्यूज़। आपको ये समझना पड़ेगा कि जिन्होंने भी रशिया को कंडेम किया वो मोस्टली वेस्टर्न है। यार अफ्रीकन कंट्रीज़ ने तो बहुत ज़्यादा नहीं किया, सऊदी अरेबिया और बाकी सारे जो कंट्रीज़ हैं जो कि वेस्ट का पार्ट नहीं है, उन्होंने तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा था रिगार्डिंग रशिया। हाँ ठीक है, सबने यूएन में वोट ज़रूर किया था रिगार्डिंग कि जो वॉर हो रहा है ये ख़राब है या गलत है, बट मोर देन दैट ये रोज़ का जो ये यूएस वाले करते हैं या फिर यूरोपियन करते हैं, ऐसा तो कोई नहीं करता है। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखना, स्पेशली अंडर द जियोपॉलिटिकल पोजिशनिंग, इज़ दैट हम नहीं चाहते कि रशिया ज़्यादा और ज़्यादा चाइना के पास चला जाए। देखिए, अगर आप समझना चाहेंगे तो इंडिया एक बैलेंसिंग एक्ट ट्राई करता है। ये ट्राई करता है कि हम वेस्ट के साथ भी ठीक ठाक रिलेशनशिप रख पाएँ और रशिया और चाइना के साथ भी ठीक ठाक रिलेशनशिप रख पाएँ, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा
वेस्ट लीनिंग हो जाएंगे तो दिक्कत ये होगी कि रशिया के पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं रहेंगे अपार्ट फ्रॉम चाइना, एंड दैट्स अ डेंजरस थिंग फॉर इंडिया, बिकॉज ये हमें याद रखने की ज़रूरत है, हम वेस्ट में नहीं रहते हैं, हम एशिया में रहते हैं। नेबर्स हमारे चेंज नहीं हो सकते। पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी आवर नेबर, चाइना इज़ गोइंग टू बी आवर नेबर, एंड रशिया इज़ गोइंग टू बी क्लोजर टू अस देन द वेस्ट। इसलिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास वी एंड एज वी से वी कैन नॉट पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। सो हमेशा याद रखना पड़ेगा दैट इफ़ वी हैव अ फ्रेंडशिप विथ रशिया विच इज़ डिपेंडेंट ऑन सो मेनी थिंग्स विच हैज़ बीन प्रूवन फॉर गॉड नोस फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम उस रिलेशनशिप को लूज़ करने के बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है यहाँ पे, हमेशा याद रखना कि इंडिया ने एज आई सेड बैलेंसिंग एक्ट ट्राई करता है, विच मीन्स कि ये नॉन अलाइंड रहता है। देखिए मिस्टर एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कई बार कहा है कि इंडिया वांट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए तो हम साइड्स चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम साइड चूज़ करेंगे देन इफेक्टिवली हम दूसरे साइड को अपना एनिमी बना देते हैं। दिस इज़ द वेस्टर्न डॉक्ट्रिन। अगर आपको याद होगा जब वॉर ऑन टेरर हुआ था तब बुश ने कहा था आइदर यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस, कोई भी मिडिल ग्राउंड उन्होंने नहीं दिया था। एंड दिस इज़ द टिपिकल अमेरिकन अंडरस्टैंडिंग इन माई ओपिनियन इवन नाउ। तो इसीलिए हमें अपना स्टैंड बहुत ही क्लियर करना पड़ेगा ऑन द वर्ल्ड स्टेज और कहना पड़ेगा कि भाई हम ना इस साइड है ना उस साइड है, हम एक डेफिनेटली मीनिंगफुल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं विद बोथ द साइड्स, बट दैट डज नॉट मीन कि हम किसी एक साइड के साथ चले जाएंगे एंड देन यू नो थिंग्स आर गोइंग टू बी लॉट वर्स फॉर अस इफ वी डू दैट। ओके, सो मेरा ओपिनियन ये है कि रशिया के साथ हमें बहुत अच्छे रिलेशनशिप रखने चाहिए, एट द सेम टाइम अपने वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए विथ रिगार्ड टू हैविंग फ्रूटफुल रिलेशनशिप्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे सबसे ज़्यादा डिबेट होता है, इस पे सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है इंडिया का, विच इज़ ऑयल परचेसेस। अगर आपको पता है कि जब वॉर हो रहा था या फिर इनफैक्ट वॉर से पहले भी, जब यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर था, उससे पहले इंडिया सिर्फ 2% या फिर इनफैक्ट लेस देन 2% ऑफ ऑयल रशिया से मंगाता था। लेकिन उसके बाद सैंक्शंस लग गए, बहुत सारी दिक्कतें हुई, जिसकी वजह से रशिया ने चीप डिस्काउंट पे हमें ऑयल बेचना शुरू किया और अब जाके हमारा रशिया से परचेज ऑलमोस्ट 40% है, विच इज़ अ ह्यूज ग्रोथ। और EU और बाकी सब जिसको हम कहते थे कि वट इंडिया गेट्स इन अ मंथ EU डज इन एन आफ्टरनून, अब वो 3% से भी कम हो चुका है, विच मीन्स नाउ वी कैन नॉट यूज दैट आर्ग्यूमेंट एनी मोर। हाउएवर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर क्विंटेसेंशियल। आपको ये समझना पड़ेगा, देखिए इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, इंडिया के पास अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, बट दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड इज नॉट गोइंग टू रिमेन फॉर एवर। हमारे पास मैक्सिमम 3 से 4 डेकेड्स हैं, एंड व्हेन यू आर अ यंग कंट्री यू नीड एनर्जी, दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट फॉरगेट। एंड एनर्जी हमारे को जितना कॉस्ट इफेक्टिव वे में मिल सकता है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिस इज हाउ चाइना ग्रो एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ग्रो। और अगर आप देखोगे यूएस का जो भी सिस्टम है वो ये है कि वो जितने भी ऑयल रिच कंट्रीज होते हैं वहाँ अपना इन्फ्लुएंस बनाता है, और जहाँ नहीं बना पाता है उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। आप वेनेजुएला का केस देख सकते हैं, आप ईरान का केस देख सकते हैं, जहाँ वो ऑयल देखता है और वहाँ अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं बना सकता तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जस्ट बिकॉज इट वांट्स टू मेक श्योर कि जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो उसके मुट्ठी में रहे। और ऑब्वियसली ग्रो करने के लिए हमें बहुत सारा चीप ऑयल चाहिए होगा, तभी हमारे इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर पाएंगे, हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पावर हो पाएंगे और हम चीज़ें बना पाएंगे और एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सो चीप ऑयल इज़ क्विंटेसेंशियल फॉर इंडिया। अब थोड़ा वे फॉरवर्ड के ऊपर बात करते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको एक डेवलपमेंट पता होगी वो है कि यूएस में एक बाई पार्टीशन सपोर्ट के साथ, मतलब दोनों पार्टीज डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के सपोर्ट के साथ एक बिल आ रहा है, सैंक्शनिंग रशिया बिल। बेसिकली ये कहना है कि जो भी कंट्री रशिया के साथ बिजनेस करेगा, सिग्निफिकेंट बिजनेस करेगा, उस पर 500% 500% टैरिफ्स लगने वाले हैं। दिस इज़ डेफिनेटली क्रेजी मेरे ओपिनियन में। इवन दो अगर ये बिल पास हो गया तो इसमें बहुत सारे नुआंसेस होने वाले हैं। एक जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि वहाँ की जो प्रेसिडेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है, उसके पास एक पावर होगी कि वो वेव कर सकता है। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट विल बी यूज्ड। पास में ऐसा हो चुका है ऑब्वियसली, जब भी आपको याद होगा काटसा एक्ट, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट, उसके अकॉर्डिंग टर्की के ऊपर जब वो उसने S-400 खरीदा था या फिर कुछ दूसरे वेपन्स खरीदे थे, उस पर सैंक्शंस लगे थे, चाइना पे सैंक्शंस लगे थे, लेकिन इंडिया को वेवर मिला हुआ था। आई थिंक सिमिलर केस यहाँ पर भी होगा, क्योंकि यूएस भी जानता है कि इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स यूएसएस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। तो ऑब्वियसली और जो चाइना को काउंटर करने की बात है वहाँ पर भी इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो इन माई ओपिनियन US is not going to put those sanctions on us, but again this is not, it has not been passed till now, ये अभी भी phase में है।
जो दूसरी बात समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इंडिया को क्रॉस फायर के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ऑब्वियसली आपको पता है कि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं रशिया को, और रशिया भी अपना फाइट करता है विद दिस नैरेटिव। लेकिन द प्रॉब्लम है कि हमें अपना सिचुएशन अपने आप से डील करना है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें इस क्रॉस फायर के बीच में नहीं पड़ना है। हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा इन दोनों के बीच की लड़ाई में जाके घुस के। तो वी शुड लर्न 1 or 2 थिंग्स फ्रॉम चाइना एंड स्टे अवे फ्रॉम द क्रॉस फायर। जैसा कि मैंने कहा कि ऑब्वियसली इंडिया अभी आत्मनिर्भर भारत पे फोकस कर रहा है, विच मीन्स जितने भी अब मिलिट्री और डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्राई कर रहे हैं इंडिया में बनाए, इंडिजनाइजेशन करें उसका। इस चीज़ में हमें रशिया बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सो दैट्स वन मोर रीज़न वाई आई थिंक वी शुड नॉट गो एनीथिंग एंड से अगेंस्ट रशिया जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है या फिर जिसमें हम बिलीव नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज वेस्ट वांट्स अस टू डू इट। सो वी शुड नॉट बी डूइंग दैट। हमारा अपना फ़ायदा है, हमारे अपने स्टेक्स हैं और हम अपना फ़ायदा देखेंगे, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। सब अपना फ़ायदा देखते हैं। You know, as someone said very interestingly, there are no permanent friends, there are no permanent enemies, there are only permanent interests. तो हमें अपना इंटरेस्ट देखना है, there is nothing wrong with that, सारे अपना इंटरेस्ट ही देख रहे हैं। लास्ट में बस ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम रशिया राइट नाउ। देखिए, कोई कुछ भी कहे, हमारे पास अभी भी एनर्जी के नीड्स हैं जो कि रशिया इजीली फुलफिल कर सकता है, और मिलिट्री के नीड्स हैं। हमें स्पेयर पार्ट्स चाहिए, हमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज आगे भी चाहिए, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए, और वो चीज़ हमें रशिया देने को तैयार है। सो वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू लूज रशिया राइट नाउ, और हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ेगी। सो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि रशिया के साथ हमारा रिलेशनशिप भले ही येस थोड़ा सा वीक होगा इन द फ्यूचर, बिकॉज आज आपको भी पता है कि रशियन वेपन्स उतने काम के नहीं रह रहे हैं, और ये जो हमें फ्री का ऑयल या फिर लेट्स से चीप ऑयल जो मिल रहा है, फ्री का तो नहीं है, चीप ऑयल है, पता नहीं कितने दिन रह पाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी शुड डेफिनेटली मेक श्योर कि हमारा जो ओल्ड फ्रेंड है रशिया, उसके साथ हम अपने रिलेशंस बेटर करते रहें। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।